नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं कुणाल सांडेलिया, आपका बायोलॉजी टीचर। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। वो ऑर्गन सिस्टम जिसकी वजह से हम लोग किसी भी स्टिमुलस को फील कर पाते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं, याद रख पाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस है उसको कंट्रोल कर पाते हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके साथ साथ ये इंडोक्राइन सिस्टम का भी हेल्प लेता है। तो इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। आज हमारा फोकस रहेगा नर्वस सिस्टम के बारे में। बच्चों, ये जो नर्वस सिस्टम है ये स्पेशल तरह के सेल से मिलकर बना होता है जिसको कहते हैं न्यूरॉन, नर्व सेल। इसके अलावा एक और सेल होता है न्यूरोग्लिया या फिर ओलिगोडेंड्राइट्स, जिसका काम होता है नर्व फाइबर को आपस में जोड़ करके रखना। लेकिन अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम का मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, तो वो है न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल। अब नर्व सेल के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि नर्व सेल हमारे बॉडी का इकलौता ऐसा सेल है दैट कैन रिसीव द स्टिमुलस and it can convert it into electric impulse. It can transmit the electric impulse and it can process the electric impulse. Electric impulse यानी उसी को हम लोग नर्व इम्पल्स भी कहते हैं और उसी को हम लोग एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो नर्व सेल के बारे में ऑलरेडी ये सारा बात एक और वीडियो में अपलोडेड है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन करके, जहाँ पे हम लोग सिर्फ न्यूरॉन के बारे में बात किए हैं। चलिए, आज हमारा फोकस रहेगा नर्वस सिस्टम। तो इस नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? नर्व सेल। आगे अगर हम लोग बात करें, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है बच्चों, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, क्लियर है। और ये दो पार्ट कौन कौन सा है? सबसे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग सीएनएस कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होता है कि जो स्टिमुलस का इंफॉर्मेशन है उसको ये रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और फिर मोटर सिग्नल यानी कि ऑर्डर जनरेट करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको आप कंट्रोल एंड कमांड यूनिट ऑफ आवर बॉडी भी कह सकते हैं। यानी कि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन को कंट्रोल करना और उनको कमांड देना, उनको ऑर्डर देना इन द फॉर्म ऑफ मोटर सिग्नल, ये काम किसका है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बच्चों होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा हमारे बॉडी के बाकी हिस्सों में जो नर्व सेल होता है, उन सारे नर्व सेल को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या है? ऑर्गन से, रिसेप्टर से स्टिमुलस का इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजना और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मोटर सिग्नल है यानी कि ऑर्डर, उसको इफेक्टर यानी कि मसल या ग्लैंड तक लेकर आना। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना फ्रॉम बॉडी टू सीएनएस एंड फ्रॉम सीएनएस टू बॉडी। और सीएनएस का काम क्या है? कंट्रोल एंड कमांड यूनिट। इंफॉर्मेशन को, स्टिमुलस का जो इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना और फिर मोटर सिग्नल यानी कि ऑर्डर जनरेट करना। ये काम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसके अंदर कौन कौन होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरी का मतलब ही होता है आसपास। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ करके बॉडी के अंदर जो बाकी नर्व सेल है, उन सारे नर्व सेल को कलेक्टिवली कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसका काम होता है रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन, स्टिमुलस के इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक भेजना और फिर सीएनएस प्रोसेस करने के बाद जो ऑर्डर देगा यानी कि जो मोटर सिग्नल जनरेट करेगा, उस मोटर सिग्नल को इफेक्टर तक लेकर आना जिसके लिए वो ऑर्डर जनरेट हुआ है। ये काम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। बच्चों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग वापस दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम सीएनएस टू वॉलेंट्री मसल। वो मसल जो अपने कंट्रोल में है, मसल विच इज अंडर आवर विल, जो अपने कंट्रोल में है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है बिटवीन सीएनएस एंड वॉलेंट्री मसल। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है बिटवीन सीएनएस एंड इनवॉलेंट्री मसल। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वॉलेंट्री मसल तक जो मैसेज को ला रहा है और ले जा रहा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलेंट्री मसल यानी कि इंटेस्टाइन का मसल, इसोफेगस का मसल, क्लियर है, स्टमक का मसल, वहां तक जो इंफॉर्मेशन को ला रहा है और ले जा रहा है उसको कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का अगेन दो पार्ट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए और इसके वजह से हमारा बॉडी एनर्जी ज्यादा एक्सपेंड करता है। इट एरोजेस बॉडी टू एक्सपेंड एनर्जी। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को क्या करता है? इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हमारा बॉडी ज्यादा एनर्जी एक्सपेंड करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारे बॉडी को काम रखता है, काम डाउन, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इट हेल्प्स आवर बॉडी टू सेव एनर्जी, कंजर्व एनर्जी।
तो ये एनर्जी कंजर्व करवाता है ऑर्गन को शांत रख करके, और ये ऑर्गन का फंक्शन बढ़ाता है और एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ाता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट अरोजेस बॉडी टू एक्सपेंड एनर्जी, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम बॉडी टू कंजर्व एंड मेंटेन एनर्जी। क्लियर है? और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक किसका पार्ट है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन से मैसेज को ट्रांसमिट करता है बिटवीन सीएनएस एंड इनवॉलेंट्री ऑर्गन। क्लियर है? तो आई होप नर्वस सिस्टम का ये जो डिवीजन है आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, जिसका दो पार्ट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बात करें हम लोग अगर ब्रेन के बारे में, तो ब्रेन को हम लोग बोलते हैं इट इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी। सारा इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेसिंग है, सारा स्टिमुलस का इंफॉर्मेशन, अलग अलग ऑर्गन से जो स्टिमुलस का इंफॉर्मेशन आ रहा है, उस स्टिमुलस को यहीं पे ब्रेन में ही रिसीव किया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है कि भाई ये स्टिमुलस का इंफॉर्मेशन है, ऐसा ऐसा स्टिमुलस है, तो इसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्ड होना चाहिए। तो ये सारा कुछ सोच विचार कहाँ किया जाता है? ब्रेन में। इसीलिए इसको कहते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर, जो किसके तरह काम करता है? कंट्रोल्ड एंड कमांड सेंटर। बॉडी के ऑर्गन को कंट्रोल करता है और उनको कमांड देता है, ऑर्डर देता है। कौन? ब्रेन। अब अगर हम लोग बात करें कि ब्रेन, तो ब्रेन कहाँ है बच्चों? ये जो हमारा स्कल है, इसके अंदर एक क्रेनियल बॉक्स होता है जिसको कहते हैं ब्रेन बॉक्स। इसी ब्रेन बॉक्स के अंदर लोकेटेड होता है हमारा ब्रेन, जो बना होता है टोटल 8 बोन से। तो ये टोटल 8 फ्लैट बोन, 8 फ्लैट बोन, ये जो आपको दिख रहा है पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, स्फेनॉइड और इथमॉइड, ये टोटल 8 फ्लैट बोन आपस में फाइब्रस ज्वाइंट, दुनिया बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट से जुड़ करके एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियल बॉक्स भी कहते हैं। और इसी ब्रेन बॉक्स के अंदर लोकेटेड होता है हमारा ब्रेन। अगर हम बात करें ब्रेन के वेट का, मास का, तो अप्रॉक्स 1400 ग्राम मेल में और 1250 ग्राम फीमेल में। मतलब हम कह सकते हैं कि ब्रेन का जो वेट है वो 1200 से लेकर के 1400 ग्राम के बीच में होता है। अप्रॉक्स आप कह सकते हैं 1.5 kg के आसपास। ये जो वेट बताए हैं ये एडल्ट का बताए हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करें कि सर ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और डेलिकेट, नाजुक ऑर्गन भी है, तो इतना इंपॉर्टेंट और डेलिकेट ऑर्गन है, तो इसमें तो अगर जरा सा भी प्रॉब्लम हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ना हो इसके लिए देखिए ब्रेन का प्रोटेक्शन कैसा है, एकदम Z+ लेवल का सिक्योरिटी मिला हुआ है ब्रेन को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्किन, स्किन के ऊपर बच्चों क्या होता है? हेयर। हेयर भी एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो हमारा बाल, अब बाल के नीचे क्या है? स्किन। स्किन के नीचे क्या है? पेरीऑस्टियम, बोन का कवरिंग, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग टिश्यू। तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर जो बोन को कवर कर रहा है, पेरीऑस्टियम। उसके नीचे है क्रेनियम का बोन, अभी बताए हैं ब्रेन बॉक्स, टोटल 8 बोन, तो ये बोन। अब बोन के अंदर अगेन 3 लेयर होता है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर, जिसको हम लोग ब्रेन मेनिंजेस भी कहते हैं। इस तीनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? ब्रेन मेनिंजेस। और बच्चों इसके अंदर लोकेटेड होता है हमारा ब्रेन। अब देखिए कितना लेवल का सुरक्षा है। सबसे बाहर बाल, बाल के नीचे स्किन, स्किन के नीचे व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पेरीऑस्टियम जो बोन को कवर कर रहा है, उसके नीचे हड्डी, क्रेनियम का बोन, क्रेनियम, और उसके नीचे फिर 3 लेयर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर, जिसको तीनों को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं ब्रेन मेनिंजेस। और फिर लोकेटेड होता है हमारा ब्रेन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डेलिकेट ऑर्गन, सबसे जरूरी और नाजुक ऑर्गन। तो प्रोटेक्शन भी आप देख सकते हैं एकदम Z+ लेवल का प्रोटेक्शन है। अब अगर हम लोग बात करें सबसे पहले एक एक करके, ड्यूरा मैटर, सबसे बाहर वाला जो मैटर होता है बच्चों इसको कहते हैं ड्यूरा मैटर। ब्रेन मेनिंजेस का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है ड्यूरा मैटर, जो कि कैसा होता है? थिक, स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। तो ब्रेन मेनिंजेस का जो सबसे पहला लेयर ड्यूरा मैटर, सबसे मोटा, थिक, स्ट्रॉन्ग, मजबूत और इलास्टिक, यानी कि फ्लेक्सिबल होगा। इसके बाद आता है एरेक्नॉइड मैटर, मिडिल लेयर होता है थिन। और बच्चों ये जो एरेक्नॉइड मैटर है ये सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास मेमोरी ग्लैंड है। तो एरेक्नॉइड मैटर का होना इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मैमल्स। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के ब्रेन में एरेक्नॉइड मैटर है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म क्या है? मैमल्स है। तो इट इज फाउंड ओनली इन मैमल्स। सबसे इनर लेयर जो होता है वो है पाया मैटर, विच इज, ये बहुत पतला, थीन, डेलिकेट, एकदम नाजुक, एंड इट इज फर्मली अटैच विद द ब्रेन, ये ब्रेन के साथ एकदम टाइटली अटैच रहता है।
तो इन तीनों लेयर को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं ब्रेन मेनिंजेस। इनर मोस्ट लेयर कैसा होता है? थिन, ट्रांसपेरेंट एंड फर्मली अटैच विद द ब्रेन। तो इन तीनों लेयर को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं ब्रेन मेनिंजेस। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन? ड्यूरामेटर, इलास्टिक भी होता है। उसके बाद मिडिल लेयर एरेक्नॉइड, थिन, पतला होता है। और सबसे इनर लेयर जो ब्रेन के साथ एकदम टाइटली अटैच रहेगा और सबसे नाजुक भी होता है, डेलिकेट भी होता है, दैट इज पाया मैटर। क्लियर है? और एक और बात, एरेक्नॉइड यानी कि ये जो मिडिल वाला है वो सिर्फ कहाँ पाया जाएगा? वो सिर्फ पाया जाएगा मैमल्स में। अगला अगर हम लोग बात करें, इतना ही नहीं बच्चों, ये जो अलग अलग लेयर होता है ब्रेन मेनिंजेस, जैसे कि आउटर ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड, ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड के बीच का जो लेयर होता है उसको कहते हैं एपिड्यूरल स्पेस। किसके किसके बीच में? ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड, एपिड्यूरल स्पेस। और इसमें भरा होता है सेरस फ्लूइड। क्या भरा होता है? सेरस फ्लूइड, जो कि किससे मिलता जुलता है? सीरम से। अब ये सीरम क्या है? कुछ नहीं, ब्लड प्लाज्मा है ना। ब्लड प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दीजिए, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, ब्लड प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दीजिए, बन गया सीरम। तो ये जो एपिड्यूरल स्पेस के अंदर सेरस फ्लूइड भरा होता है, ये सेरस फ्लूइड किससे मिलता जुलता है? सीरम से, यानी कि प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। उसके अलावा एरेक्नॉइड स्पेस और पायामीटर, एरेक्नॉइड स्पेस और पायामीटर, ये जो स्पेस है इस स्पेस को कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, और इसमें भरा होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि सीएसएफ। क्या भरा होता है? सीएसएफ। अब सवाल है ये सीएसएफ क्या होता है? बच्चों सीएसएफ एक तरह का एल्कलाइन जेली लाइक फ्लूइड है, क्लियर एल्कलाइन फ्लूइड, जस्ट लाइक प्लाज्मा। ये बिल्कुल किससे मिलता जुलता है? ब्लड प्लाज्मा से। क्लियर है? अच्छा, ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो एक तो आपको क्लियर है, ये पाया जाता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में, यानी कि किसके किसके बीच में? एरेक्नॉइड और पायामीटर। एरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। इसके अलावा ब्रेन में जो खाली जगह होता है जिसको कहते हैं ब्रेन वेंट्रिकल्स, उसमें होगा ये जो जितना भी आपको नीला कलर से दिख रहा है ये सब ब्रेन वेंट्रिकल्स है। और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड में, इन तीन जगहों पे भरा होता है ये सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, एक अल्कलाइन फ्लूइड जो किससे मिलता जुलता है? ब्लड प्लाज्मा से मिलता जुलता है। क्लियर है? तो कहां कहां होगा? सब एरेक्नॉइड स्पेस। सब एरेक्नॉइड स्पेस मतलब एरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच का, वेंट्रिकल्स, ब्रेन कैविटी और स्पाइनल कॉर्ड, इन तीनों जगहों पे। अच्छा, याद रखिएगा एक और बात कि ये जो है सीएसएफ ये कंटिन्यू मूवमेंट में रहता है। ये ऐसा नहीं है कि वहां पे भरा हुआ है, रुका हुआ है, ये हर वक्त मूव भी कर रहा है। और इसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पल्सेशन ऑफ आर्टरी। आर्टरीज का जो पल्सेशन है यही इस सीएसएफ के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सीएसएफ स्टैग्नेंट नहीं होता है, रुका हुआ नहीं होता है, इट इज ऑलवेज इन कंटिन्यूअस मोशन। हाँ, मूवमेंट स्लो होगा बट ये मूव करते रहता है। अब सवाल है कि सर ये सीएसएफ क्यों इतना जरूरी है? तो देखिए, ये सीएसएफ क्या करता है? सबसे पहले इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, क्योंकि हमारी ये ब्रेन के चारों तरफ है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में है, तो ये शॉक एब्जॉर्बर के तरह काम करता है, किसी भी तरह के वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्रेन तक उसको पहुंचने से रोकता है। लेकिन जाहिर सी बात है हर चीज का एक लिमिट होता है, तो ये नहीं कि हथौड़ा देके सर पे मार लेना है कि भाई सीएसएफ तो है ना ये सारा शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा। हर चीज का एक लिमिट होता है। तो सबसे पहले इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। किसके तरह काम करता है? शॉक एब्जॉर्बर के तरह काम करता है एंड प्रोटेक्ट आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ये ब्रेन को एक अपवर्ड फोर्स भी प्रोवाइड करता है। हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्लूइड में डुबाते हैं, इमर्स कर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स इनटू द फ्लूइड, उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगता है। इट द फ्लूइड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड दैट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। उसी तरीके से हमारा ब्रेन जो है वो एक तरह से सीएसएफ के अंदर डूबा हुआ है, तो हमारे ब्रेन के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, और ये अपवर्ड फोर्स कौन लगाता है? सीएसएफ, जिसके वजह से ब्रेन का जो वेट है वो हम लोग को कम फील होता है। तो इट प्रोवाइड बॉयंसी टू द ब्रेन। ये ब्रेन को क्या प्रोवाइड करता है? बॉयंसी, अपवर्ड फोर्स, जिसकी वजह से ये जो 1.5 kg का ब्रेन है वो हम लोग को फील होता है 0.8 kg के आसपास, अप्रॉक्स 1.5 kg। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ब्रेन किसके अंदर है? सीएसएफ के अंदर है। तो ये जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है जो ब्रेन को चारों तरफ से घेरे हुए है, ये ब्रेन को क्या प्रोवाइड करता है? अपवर्ड फोर्स, बॉयंसी। और इस अपवर्ड फोर्स के वजह से ब्रेन जो कि 1.5 kg का है हम लोग को फील होता है 0.8 kg का। आप नोटिस किए होंगे कि जब भी कोई चीज को, एक ईंटा लीजिए और उसको पानी के अंदर डुबाइए, तो जैसे ही आप ईंटा को पानी के अंदर ले जाते हैं आपको वो ईंटा हल्का फील होता है। क्यों?
क्योंकि जैसे ही उसको पानी के अंदर डुबाए तो पानी उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है जिसको कहते हैं बॉयंट फोर्स। और अगला, इट हेल्प्स इन वेस्ट रिमूवल, ये वेस्ट रिमूवल का भी काम करता है और साथ में ब्रेन का नरिशमेंट भी करता है। क्लियर है? वेस्ट रिमूवल एंड नरिशमेंट टू द ब्रेन। तो सीएसएफ ब्रेन के अंदर जो वेस्ट है, जो कचरा है, उसको भी बाहर निकालता है और साथ में ब्रेन के अलग अलग सेल को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है अलोंग विथ ब्लड। तो ये तो हो गया सीएसएफ। अब हम लोग बात करेंगे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स का। बच्चों ब्रेन को हम लोग डिवाइड किए हैं मोस्टली 3 पार्ट में। फोर ब्रेन जो पूरा का पूरा है दैट इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अलावा ये जो बीच वाला पार्ट है इसको कहते हैं मिड ब्रेन, और जो बच गया येलो कलर का पार्ट इसको कहते हैं हिंड ब्रेन। तो ब्रेन को हम लोग डिवाइड किए हैं 3 पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अच्छा, फोर ब्रेन को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। जो बड़ा रीजन आपको दिख रहा है इसको कहते हैं सेरेब्रम। छोटा सा यहाँ पे पार्ट होता है उसको कहते हैं डाइंसेफेलन, डाइंसेफेलन। और उसके नीचे 2 लोब होता है जिसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। क्लियर है? तो सेरेब्रम, डाइंसेफेलन, ऑल्फैक्टरी लोब, ये तीनों मिलकर के बनता है फोर ब्रेन। इसके बाद मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का भी 3 पार्ट होता है। ये वाला जो पार्ट है ये है सेरेबेलम, सेरेबेलम। इसके अलावा बाहर निकला हुआ पॉन्स, और ये जो है ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हिंड ब्रेन का भी 3 पार्ट, सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मिड ब्रेन अलग, और मिड ब्रेन के बाद फोर ब्रेन का वापस से 3 पार्ट, सेरेब्रम, डाइंसेफेलन, ऑल्फैक्टरी लोब। क्लियर है? लेकिन हम लोग उसी के पार्ट्स का फंक्शन पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। क्लियर है? अगला अगर हम लोग बात करें फोर ब्रेन का, तो अभी बताएं 3 पार्ट होता है, सेरेब्रम, डाइंसेफेलन और ऑल्फैक्टरी लोब। बच्चों अगर हम लोग बात करें सेरेब्रम का, तो ये जो हमारा सेरेब्रम है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है जिसको कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ये जो हमारा पूरा का पूरा सेरेब्रम है, ये सेरेब्रम इज द, ये सेरेब्रम हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। तो ये जो सेरेब्रम है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है जिसको कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर। और हर सेरेब्रल हेमिस्फेयर 4 लोब में डिवाइडेड होता है, 4 अलग अलग लोब में डिवाइडेड होता है। अगर हम बात करें सबसे पहले फ्रंटल लोब, पहले तो सेरेब्रम 2 पार्ट में डिवाइडेड है जिसको कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर, और हर सेरेब्रल हेमिस्फेयर में 4 लोब होता है। फ्रंटल लोब थिंकिंग, जो आप सोच रहे हैं, मेमोरी, कोई चीज याद रख पा रहे हैं, बिहेवियर एंड वॉलेंट्री मूवमेंट, वो मूवमेंट जो अपने कंट्रोल में है, वॉलेंट्री मसल, स्केलेटल मसल को कौन कंट्रोल करता है? फ्रंटल लोब। इसके बाद आता है पैराइटल लोब। ये पैराइटल लोब में क्या होता है? लैंग्वेज और टच, आपका आप जो बोल रहे हैं यहीं पे स्पीच सेंटर होता है, और टच, सेंसेशन ऑफ टच, ये सब कौन? पैराइटल लोब। इसके बाद है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में क्या है? हियरिंग, लर्निंग एंड फीलिंग, ये सारा चीज कहाँ पे कंट्रोल किया जाता है? टेम्पोरल लोब में। और इसके अलावा आता है ऑसिपिटल लोब, साइट, विजुअल सेंसेशन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑसिपिटल लोब। तो ये जो हमारा सेरेब्रम है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है जिसको सेरेब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। और हर सेरेब्रल हेमिस्फेयर 4 लोब में डिवाइडेड है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। क्लियर है? अच्छा बच्चों, ये जो हमारा सेरेब्रम है ना, इसके अंदर अलग अलग रीजन भी होता है, अलग अलग एरिया, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, एसोसिएशन एरिया। अब देखिए सेंसरी एरिया, ये वाला जो पार्ट है, ये यहां देख पा रहे होंगे, ये वाला पार्ट बच्चों ये है सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया में क्या होता है? सेंसरी एरिया में एनालिसिस ऑफ नर्व इंपल्स, यहाँ पे नर्व इंपल्स को एनालाइज किया जाता है, अलग अलग इंपल्स को, जैसे टच, पेन, टेम्परेचर, इन सबको एनालाइज किया जाएगा। कहाँ? सेंसरी एरिया में। क्लियर है? तो पहले तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा सेरेब्रम 2 पार्ट में डिवाइडेड है और वो 2 पार्ट के अंदर 4 लोब। अब इस 4 लोब के अंदर भी अलग अलग रीजन होता है। ये वाला रीजन सेंसरी एरिया। अब दूसरा होता है मोटर एरिया। मोटर एरिया में क्या होगा? जनरेशन ऑफ मोटर इंपल्स, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये है मोटर एरिया, सेंसरी एरिया के ठीक बगल में। क्लियर है? ये था सेंसरी एरिया और वो है मोटर एरिया। अब मोटर एरिया में क्या किया जाएगा? यहाँ पे मोटर इंपल्स, यहाँ की यहीं पे ऑर्डर जनरेट किया जाता है। तो जनरेशन ऑफ मोटर इंपल्स, तो यहीं से क्या होगा? मूवमेंट ऑफ टंग, क्योंकि टंग के अंदर भी मसल है, तो टंग का मूवमेंट, स्पीच, वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ लिम्स मसल, हाथ और पांव के अंदर जो मसल है उस सबको कंट्रोल कौन कौन करता है? मोटर एरिया, सेंसरी एरिया के ठीक बगल में। सेंसरी एरिया और मोटर एरिया के बाद जो अगला एरिया होता है उसको कहते हैं एसोसिएशन एरिया। क्लियर है? जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे ये है एसोसिएशन एरिया, उसी तरीके से ये वाला जो एरिया है वो भी एसोसिएशन एरिया है। तो अलग अलग जगह एसोसिएशन एरिया।
अब एसोसिएशन एरिया में क्या होता है, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, यानी कि इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट सेंसरी इनपुट फॉर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। अलग अलग सेंसरी इनपुट को इंटीग्रेट किया जाता है ताकि एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन मिल सके। समझ में आया? जैसे मान के चलिए आप चिकन खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, स्मेल बढ़िया आया तो स्टिमुलस ऑफ स्मेल, और टेस्ट बढ़िया आया स्टिमुलस ऑफ टेस्ट। अब ये दोनों इंटरसेंसरी एरिया में ये दोनों को इंटीग्रेट करके एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन निकला कि भाई चिकन अच्छा बना है। क्लियर है? तो एसोसिएशन एरिया में क्या होता है, अलग अलग इंपल्स को यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाता है ताकि एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन निकल सके। ये काम होता है एसोसिएशन एरिया का। तो हमारे सेरेब्रम के अंदर ये 3 तरह का एरिया होता है, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और इंटरसेंसरी एरिया। इसके अलावा बच्चों फोर ब्रेन का ही एक पार्ट होता है डाइंसेफेलन, और डाइंसेफेलन के अंदर आता है एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब ये जो हाइपोथैलेमस है यहीं पे होता है हंगर सेंटर और थ्रस्ट सेंटर, जो भूख और प्यास को कंट्रोल करता है। साथ में ये जो हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को भी कंट्रोल करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। क्लियर है? हाइपोथैलेमस के पास स्पेशल न्यूरोसिक्रेटरी सेल होता है। तो हाइपोथैलेमस में ही हंगर सेंटर और थ्रस्ट सेंटर भी है और यहीं पे प्रेजेंट होता है, और यही जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्लैंड के सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। इसीलिए हम लोग हाइपोथैलेमस को बहुत बार मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अगला बच्चों ऑल्फैक्टरी लोब। क्लियर है? बीन साइड पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 बीन साइज का ऑर्गन है, फाउंड ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ फ्रंटल लोब ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो फ्रंटल लोब है, सामने वाला लोब, उसके वेंट्रल सरफेस पे, सामने की तरफ वेंट्रल सरफेस पे ये 2 बीन साइज का प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। ये ऑल्फैक्टरी लोब कनेक्टेड होता है ऑल्फैक्टरी सेंटर, टेम्पोरल लोब के ऑल्फैक्टरी सेंटर से। ये टेम्पोरल लोब है, उसके ऑल्फैक्टरी सेंटर से कनेक्ट होता है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के थ्रू। ट्रैक्ट का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ एक्सॉन या ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर। तो ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर के थ्रू ये कनेक्टेड होता है ऑल्फैक्टरी सेंटर से, और ये ऑल्फैक्टरी सेंटर कहाँ लोकेटेड है, टेम्पोरल लोब में। अब इसका काम क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ स्मेल इंटेंसिटी। क्लियर है? याद रखिएगा हम लोग के बॉडी में ज्यादा डेवलप नहीं होता है, इसीलिए हमारा स्मेल इंटेंसिटी बहुत कम है। लेकिन अगर हम बात करें डॉग का, शार्क का, तो उसमें ये ऑल्फैक्टरी लोब बहुत डेवलप होता है, इसीलिए उनका स्मेल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? अगला अगर हम बात करें हिंड ब्रेन। बच्चों हिंड ब्रेन का 3 पार्ट है, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लेंगेटा। यही मेडुला ऑब्लेंगेटा आगे चल करके बन जाता है स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर हम बात करें पॉन्स का, तो ये जो बाहर की तरफ थोड़ा सा प्रोजेक्शन दिख रहा है, इट इज ए स्मॉल प्रोजेक्शन बिलो मिड ब्रेन एंड अपर साइड ऑफ मेडुला ऑब्लेंगेटा, यानी मेडुला ऑब्लेंगेटा के ऊपर और ये जो मिड ब्रेन है ये मिड ब्रेन के नीचे, ये जो है ये है पॉन्स। यही जो है हमारे बॉडी के अंदर ये जो पॉन्स है इसके अंदर होता है एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और इसी के थ्रू ये ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। हम किस रेट से सांस ले रहे हैं, कब तेजी से लेना है, कब नॉर्मल रेट से लेना है, ये ब्रीदिंग सेंटर के लिए यहाँ पे होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो हमारे ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। तो इट मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ स्पीड, रेट और स्पीड ऑफ इनवॉलेंट्री रिस्पिरेशन थ्रू न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और यही हमारे स्लीप साइकिल को भी कंट्रोल करता है पॉन्स, जो कि किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। स्लीप साइकिल यानी कि कितनी देर सोना है, कब नींद आएगा, इन सबको। अगला है सेरेबेलम। बच्चों ये जो दिख रहा है ये है सेरेबेलम। इसका काम होता है बॉडी को बैलेंस करना। अब बॉडी को कैसे बैलेंस करता है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो स्केलेटल मसल है, जो कि वैसे तो वॉलेंट्री है, लेकिन इन स्केलेटल मसल को ये इनवॉलेंट्रीली कंट्रोल करता है और हेल्प आवर बॉडी एंड हेल्प द टू बैलेंस आवर बॉडी। इसकी वजह से हमारा बॉडी, हम लोग 2 पाँव पे खड़े हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन गिर नहीं रहे हैं। तो हमारे बॉडी के अलग अलग मसल को ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाता है ताकि हमारा बॉडी हर वक्त बैलेंस रहे, हम गिरे ना। क्लियर है? तो वॉलेंट्री मसल को ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल कर रहा है अपने आप। हम किसी भी पोस्चर में आए, अपने आप हमारा स्केलेटल मसल कहीं कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, कहीं रिलैक्स हुआ होगा, ताकि हम बैलेंस रह सकें। तो ये वॉलेंट्री मसल को इनवॉलेंट्रीली कंट्रोल करता है, कौन, सेरेबेलम, एंड हेल्प आवर बॉडी एंड हेल्प टू बैलेंस आवर बॉडी, हमारे बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। बच्चों उसी तरीके से अगर
कोई आदमी अल्कोहल कंज्यूम करता है तो ये अल्कोहल जो है वो सेरेबेलम को अफेक्ट करता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि कोई आदमी अगर पीता होता है तो वो बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता है। he or she does not able to balance the body। क्यों? क्योंकि अल्कोहल किसको अफेक्ट करता है? सेरेबेलम को, और सेरेबेलम बॉडी को बैलेंस करता है। क्लियर है? अगला अगर हम बात करें तो मेडुला ऑब्लेंगेटा। बच्चों हमारे बॉडी के अंदर होने वाले इनवॉलेंट्री एक्शंस को, यानी कि वो एक्शन जो अपने कंट्रोल में नहीं है, उन इनवॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? यही मेडुला ऑब्लेंगेटा। और कौन कौन सा इनवॉलेंट्री एक्शन? जैसे कि रेस्पिरेशन, सांस लेना। आप बोलेंगे सर सांस लेना अभी तो पॉन्स में पढ़ रहे थे। अरे पॉन्स ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लेंगेटा। इसके अलावा गैस्ट्रिक सिक्रीशन, कब स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, मेटाबॉलिज्म, यानी कि बॉडी के अंदर होने वाले इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लेंगेटा। क्लियर है? अच्छा एक और बात, मेडुला ऑब्लेंगेटा, पॉन्स और मिड ब्रेन, यहां मिड ब्रेन है, इन तीनों को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं ब्रेन स्टेम। क्लियर है? तो ब्रेन स्टेम के अंदर क्या क्या है? मेडुला ऑब्लेंगेटा, पॉन्स और मिड ब्रेन। ये सॉरी यहां तक मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लेंगेटा, ये तीनों मिलकर के बनता है क्या? ब्रेन स्टेम। क्लियर है बच्चों? अच्छा ये जो आपको दिख रहा है मेडुला ऑब्लेंगेटा, यही मेडुला ऑब्लेंगेटा यहां से फिर हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो न्यूरल कैनाल है, इस न्यूरल कैनाल के अंदर कंटिन्यू कर जाता है और यही बन जाता है स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर हुआ? यही मेडुला ऑब्लेंगेटा न्यूरल कैनाल यानी कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो नैरो ट्यूब है इसके अंदर कंटिन्यू कर जाता है और यही बन जाता है बच्चों स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? ये ब्रिज के तरह काम करता है, यानी कि हमारे ब्रेन को और हमारे बॉडी को आपस में जोड़ता है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज अ ब्रिज विच कनेक्ट आवर ब्रेन एंड आवर बॉडी। इसके अलावा बच्चों स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी के अंदर होने वाले रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि सडन इनवॉलेंट्री क्विक रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अ स्टिमुलस। एक स्टिमुलस के अगेंस्ट क्विक रिस्पॉन्स जो कि इनवॉलेंट्री है, इससे ऐसे एक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हमारे बॉडी को बचाता है किससे? एडवर्स सिचुएशन से। मान के चलिए मेरा हाथ यहाँ पे रखा हुआ है, कोई चीज हिट किया, अब ये कोई चीज हिट किया या मान के चलिए सडन कोई हॉट ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आ गया। अब अगर कोई गर्म ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आ गया है और यहाँ अगर रिस्पॉन्ड फास्ट ना हो तो क्या होगा? ये हमारे बॉडी को डैमेज कर सकता है। नॉर्मल एक्शंस में क्या होगा कि जैसे ही टच करेंगे रिसेप्टर इसको रिसीव करेगा इस स्टिमुलस को, फिर सेंसरी नर्व उसको पहुंचाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड उसको पहुंचाएगा ब्रेन में, फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, मोटर सिग्नल जनरेट करेगा, फिर वो आएगा स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर नर्व के द्वारा आएगा इफेक्टर के पास, फिर इफेक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हाथ पीछे आएगा। लेकिन इससे क्या होगा? रिस्पॉन्ड टाइम बढ़ जाता है जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे केस में आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होगा? जैसे ही आप टच किए, रिसेप्टर और सेंसरी नर्व से होता हुआ जैसे ही मैसेज स्टिमुलस का इंफॉर्मेशन गया स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड तुरंत जनरेट कर देगा क्या? मोटर सिग्नल। ब्रेन का वेट नहीं करेगा और यहीं से मोटर सिग्नल आ जाएगा इफेक्टर के पास, हाथ पीछे खींच लिए। तो रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से क्या हुआ? रिस्पॉन्ड टाइम घट गया, और रिस्पॉन्ड टाइम जैसे ही घटा तो इट हेल्प आवर बॉडी टू डील विथ द एडवर्स सिचुएशन। मतलब खराब सिचुएशन में हमारा बॉडी ज्यादा डैमेज होने से बच गया। किसकी वजह से? रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। याद रखिएगा रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। रिफ्लेक्स एक्शन पूरी तरीके से इनवॉलेंट्री है, लेकिन बाद में इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन को सेंड किया जाता है फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्स। तो देयर इज नो डायरेक्ट रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, हाउएवर इंफॉर्मेशन इज सेंड टू ब्रेन फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्स। और इस रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो एक तो ये ब्रेन और बॉडी के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, यानी कि क्विक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अ स्टिमुलस। अगर कोई खतरनाक स्टिमुलस है तो उसके अगेंस्ट एकदम क्विक और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होगा, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे अचानक से तेज लाइट आ गया, आंख बंद हो गया, प्यूपिल क्लोज। तो तेज लाइट, प्यूपिल क्लोज, अगर यहाँ जरा सा भी टाइम ज्यादा लग जाता तो ये तेज लाइट रेटिना को डैमेज कर देता। तो रिस्पॉन्ड टाइम घटा, किसके वजह से? रिफ्लेक्स एक्शन के वजह से। क्लियर है? तो आई होप आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये सारा पार्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों।
थैंक यू। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।